साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी सलाम। कौन साहब कहाँ से? जुनेद बोल रहा हूँ कराची से। जी कौन साहब? जुनेद बोल रहा हूँ कराची से। जुनेद साहब कराची से। जी फरमाइए जुनेद साहब। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं आरिफ अलवी साहब? जनाब अल्लाह का फजल है, एहसान है। आप इमरान खान की पार्टी से हैं? जी हाँ मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, इमरान खान साहब से, जी बड़े मोहतरम क्रिकेटर हैं। जी जी मैं कहता हूँ कि ये सारी दुनिया से, नवाज शरीफ से, इनसे सबसे ताल्लुकात इनके सबसे बहुत अच्छे सियासतदान हैं इमरान खान साहब, जनाब। लेकिन ये मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से आखिर इनके ताल्लुकात सही क्यों नहीं है? सही है। और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के कायदे तहरीक अल्ताफ भाई हर सियासतदान से मिलने के लिए तैयार हैं। सही है। पाकिस्तान को बचाने के लिए इमरान खान को मिलना चाहिए। सही है, ठीक है। बहुत शुक्रिया जुनेद साहब, बहुत शुक्रिया टेलीफोन कॉल करने का। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब। जी डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? रज़ा हारून साहब मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के MNA अपनी लोगों के साथ और अकाबरीन के साथ मेरे घर तशरीफ़ लाए थे, तो हमारी उनसे मुलाकात भी हुई। हमारा और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का जो पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन है, जिसमें हम में इख्तलाफ है और ओपन इख्तलाफ है, वो ये कि हम समझते हैं कि पाकिस्तान की, कराची की और सिंध की सियासत के अंदर जो पीसफुल होनी चाहिए, यानी ज़ोर दबाव है ना। मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश मेरी और आपकी ये है कि मेरी ज़बान आज़ाद हो, मेरे अपने ख़यालात आज़ाद हो, है ना। अगर वो आज़ादी रुकती है तो फिर आदमी ग़ुलाम कहलाता है, चाहे पूरी कौम हो, चाहे कुछ आबादी हो। रिकंसिलिएशन का ज़माना आ गया। एक छोटी सी कॉल और देख लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? हाँ जी, मैं लाहौर से फौजिया बोल रही हूँ। ये बताना है कि अभी जितनी भी हम बातें कर लें, जितनी भी डिबेट कर लें, हमें ऐसी स्टेज पे लाख खड़ा किया गया है कि अब इसका यानी कैंसर हमारे अंदर एंटर हो चुका है। ठीक है, हमें एक ऐसी बीमारी में मुब्तला है जो कैंसर है इस टाइम पे, और इसके लिए अब एक नई सर्जरी की ज़रूरत है। और ये लाइन लेकिन हम समझ गए कि फौजिया बीबी क्या कहना चाह रही थी। हाँ पहले तो जरा जुनेद साहब के सवाल पे आए, फिर फौजिया साहब। तो मैं समझता हूँ कि हमारी ख्वाहिश है, और जब वो हमारे पास तशरीफ़ लाए तो हमने भी प्रेस के अंदर यही बात कही कि पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस भी हैं, अच्छा, और पॉइंट ऑफ कोहेरेंस भी है। यानी कोहेरेंस मानते करके है कि वो भी फ्यूडल निज़ाम के ख़िलाफ़ हैं, हम भी फ्यूडल निज़ाम के ख़िलाफ़ हैं, है ना। मिडिल क्लास क़यादत को लेकर प्रोग्राम में मेरी आपकी बात हुई। हाँ जी हाँ, बिल्कुल। अभी जो हम भी आपने बातें की ना कि जो है जो है ना, तो वो चेंज होना चाहिए। तो इसमें देखिए मुत्तहदा भी यही कहती है कि 98% हमारे जो है 2% लोग जो हैं भाई साहब, हमारा एक इख्तलाफ हुक्मरान पार्टियों से है। वो इख्तलाफ एक बुनियादी इख्तलाफ आपके सामने मैं जिक्र करता हूँ, और मैंने उनसे भी जब आए थे, मेरे घर तशरीफ़ लाए थे, मैं मशकूर हूँ कि वो लोग आए। मैं ये बात रखना चाहता हूँ उनके सामने भी, मैंने कहा कि कराची के अंदर इतने मर्डर्स हुए हैं, इतने अशूरा वाला हुआ डिज़ास्टर, है ना, उसके बाद हुआ टारगेट किलिंग्स हुई, वो 12 मई के वाक़यात हैं। अच्छा, और आप लेते चले जाइए पीछे तक, MQM के ख़िलाफ़ भी एक्शन हुआ। अच्छा, ना किसी की तहकीकात हुई। जिस दिन वो बॉडी दफन होता है ना, उसके साथ साथ वो तहकीकात भी दफन हो जाती है। ये तो इस मुल्क में लियाकत अली खान का जब मर्डर हुआ था, उसके बाद तो हम डिजर्व नहीं करते क्या? खान बाबर का ऑपरेशन बदतरीन ऑपरेशन था, कोई तहकीकात नहीं हुई के लड़कों पे हुआ। तहकीकात हो, आज तक कोई तहकीकात नहीं हुआ। हजारों लोग डिसअपीयर हुए, मर गए, जान से चले गए। अच्छा, मासूम जहां भी मरे, जिसका भी मरे, जिस पार्टी का भी मरे, मैं कहता हूं मेरा दिल दहल जाता है। ये आज हमने देखा था ना, ये जो वीडियो जो अमेरिका वो बगदाद का रिलीज हुआ है ना, इसके अंदर भी अगर आप उसको देखिए तो आपका दिल दहल जाएगा कि किस तरह से मासूमों को मरे। तो मासूम जहां मर जाए, मासूम जहां मर जाए जनाब, चाहे किसी पार्टी का भी हो, टारगेट किलिंग्स हो, और फिर रहमान मलिक साहब सबको बिठाएं और फिर दूसरे दिन कहें कि जी अब ये तीनों पार्टी साथ बैठ गई हैं, अब कल से टारगेट किलिंग्स नहीं होंगी, तो मेरा दिल क्या कहेगा? मेरा दिल ये कहेगा कि रहमान मलिक साहब एक्यूज करके गए हैं पार्टियों को कि इनकी वजह से टारगेट किलिंग्स हो रही हैं। तो नेगोशिएशंस के तो दरवाजे खुले रहते हैं ना, हाँ, सियासी नेगोशिएशंस। अच्छा, फौजिया साहब ने जो लाहौर से बात की थी वो मैं समझ गया था, वो यही कहना चाह रही थी कि इस हद तक लेके आए सियासतदान या हुक्मरान या हुकूमत लोगों को कि एक ही कैंसर है जो कि फैल चुका है। वो जो हम बात कर रहे थे कि या तो ये इनकलाब से जाएगा, वो जो मेरी आपकी थोड़ी देर पहले भी ये बात आ रही थी, क्या हमारा आम आदमी जिस वक्त ये सोचना शुरू कर रहा है, तो वही जैसे मैंने लास्ट टाइम आपसे कहा था, हम 1785 के इनकलाब फ्रांस की तरफ जा रहे हैं, जिसमें बगैर लीडर के अवाम जो थे वो इनकलाब लेके आए। अच्छा, देखिए उन ममालिक के अंदर, उन जैसे ईरान में इनकलाब आया, तो ईरान के इनकलाब की खसूसियत ये कि एक ज़बान बोलने वाले थे,
और एक लीडर उनको मिल गया, चाहे इत्तेफाक चाहे उसकी कोशिश थी, मल्टीकल्चरल हो गया, इतना नहीं था। अच्छा, फ्रांस के इनकलाब में भी फ्रेंच स्पीकिंग एरिया था, है ना। इनकलाब आया तो उन्होंने ऊपर से लोगों को, वो गिलोटाइन वहाँ पर जनाब लोगों की सैकड़ों लोगों की गर्दनें काट दी। अच्छा, इनकलाब के अंदर यही होता है। मगर जिस मुल्क के फिसीपेरियस टेंडेंसीज हों, जिसके अंदर माशाल्लाह हम सब भाई बन के रहते हैं, सिंधी हों, महाजिर हों, पंजाबी हों, पठान हों, बलोच हों, ये सब लोग हों, तो फिर वो इनकलाब वो कैफियत पैदा करता है जो यूगोस्लाविया के अंदर हुई, है ना, जो वो तोड़ है ना, एथनिक डिविजन्स हो जाती हैं। अच्छा, और आप और कमज़ोर हो जाते हैं, और आप और यानी आपके बराबर में हिंदुस्तान जैसा बहुत बड़ा मुल्क मौजूद है और मुसलमान जनाब टूट कर इकाइयों में पड़ते चले जाएं। तो हुकूमतों का फ़र्ज़ है, सोचने वाली सियासी क़यादत का फ़र्ज़ है कि लोगों के मसाइल अगर हल नहीं करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता हम शायद उस इनकलाब की तरफ से, देखिए केओस जो है ना, ये पिछले 3 साल में बहुत बढ़ गया, 4 साल में बढ़ गया, तो रुख वही है। और खुदा अल्लाह से मेरी दुआ है और सियासतदानों से मेरी गुजारिश है और आम आदमियों से भी कि यार मुल्क को सही रास्ते पर लगाया जाए। सिर्फ चोरी ख़त्म कर दो तो बहुत बड़ी चेंज आ जाएगी, सिर्फ सही प्लानिंग कर लो तो बहुत बड़ी चेंज आ जाएगी, सिर्फ सही तालीम दे दो तो बहुत बड़ी चेंज आ जाएगी, सिर्फ फार्मिंग सही कर लो तो भी ये वो मुल्क है जो अपने आप को खिलाता है। कौन सा डेवलपिंग कंट्री है जो अपने आप को पूरा खिलाता हो? मैंने एक जगह पे एक एग्रीकल्चर से बहुत अरसे पहले बात हो रही थी, तो उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान एक तो स्टैटिस्टिक्स में है कि दूध प्रोड्यूस करने वाला दुनिया का चौथा मुल्क है। यानी हम आज तक डेयरी प्रोडक्ट्स में नॉर्वे, हॉलैंड, इनको समझते थे कि इनकी डेयरी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट हो रही हैं, हम सब यूज़ करते हैं, लेकिन हमें पता चला कि हमारा मुल्क जो है दूध पैदा करने वाला चौथा मुल्क है दुनिया का। और उन्होंने ये कहा कि जनाब अगर हमारी जो कैटल्स हैं जो दूध देती हैं, गाय भैंसें, अगर इनको हम सिर्फ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर पिला दें तो हर रोज़ 2 लीटर दूध मज़ीद प्रोडक्शन बढ़ जाए। देख लें, है ना, सिर्फ 2 लीटर, सिर्फ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर से, कुछ और रॉकेट साइंस नहीं करनी है, कोई उनको कुछ खिलाना नहीं है। मगर भाई साहब आप देखो, जो आपने पहले स्कैनर्स की बात की ना, अब आप गंदम आप पैदा करते हैं, सेल्फ सफिशिएंट है, फिर आप एक्सपोर्ट कर देते हैं, फिर आप महंगा इंपोर्ट करते हैं, तो आपका तो कोई भरोसा ही नहीं है। मिसमैनेजमेंट हो गई ना, हर चीज मिसमैनेज हो गई, किसी मिसमैनेजमेंट हो गई। अच्छा, शक्कर आप प्रोड्यूस करते हैं, शक्कर के अंदर आप सोचते हैं कि गरीब को किस तरह से लूटा जाएगा, आप बाहर एक्सपोर्ट कर देते हैं फिर, और सारे अरबाब इख्तियार जो हैं वो जनाब शक्कर की मिलें। किसी ज़माने में यही खित्ता हमारे सेंट्रल पंजाब का जो गंदम मंगाता है, ये पंजाब यानी कुल यूनाइटेड पंजाब यानी इंडिया, सारे इंडिया को फीड करता था, अब टू नॉर्थ यानी यूपी के आगे तक सबको ये फीड करता था। इतना ही पोटेंशियल में है आज। हाँ, आज एरिया को नहीं करता। अच्छा, आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ज़िया लोग साहब आए सैन फ्रांसिस्को, उस ज़माने में सैन फ्रांसिस्को था, तो सैक्रामेंटो एक जगह है, वहाँ जा रहे थे, तो मैंने तहकीक की कि क्यों जा रहे थे, तो पता ये चला जनाब अमेरिकन गवर्नमेंट में 400 एकड़ दिए पंजाबी फार्मर को, जब उसने ब्रिटिश से मांगा 19वीं सदी के अवाखिर में, है ना, ब्रिटिश से पूछा कि बेहतरीन फार्मर दुनिया का कहाँ है, तो वो जनाब उनको 400 एकड़ दिए, यहाँ से इंपोर्ट किया, और वहाँ की पंजाबी ज़बान जो है वो ठेठ पंजाबी है जो पाकिस्तान में बोली नहीं जाती, तो वहाँ पर जनाब वो आबाद हुए, क्योंकि दुनिया में मशहूर था कि पंजाब इज़ द ग्रेनरी ऑफ इंडिया और बड़ा मेहनती फार्मर है। और वहीं उसी पंजाब को आप उसी में पानी की किल्लत है, अब आपकी समझ में नहीं आ रहा, पानी को ना आप स्टोर कर पा रहे हैं ना। कल परसों यहाँ इंडियन एम्बेसडर आए थे कराची में, ही वाज स्पीकिंग ऑन इंडस वाटर ट्रीटी, है ना, और एक फिगर जो मैं उनके लिए तहकीकात करके गया था, वहाँ पर डेवलप कंट्रीज़ के अंदर पर कैपिटा पानी का जो स्टोरेज है वो 2000 क्यूबिक मीटर्स है, और पाकिस्तान और इंडिया का इट इज़ लेस देन 200 मीटर्स। तो लिहाजा जब क्राइसिस होगा, अगर खुदा ना खास्ता बारिशें कम हुई, तो फिर जहाँ आटे की किल्लत, वहाँ पानी की किल्लत, जहाँ बिजली की किल्लत, तो लोग घर में नहीं बैठेंगे, फिर वो इनकलाब आएगा। खुदा उसी पूरे वक्त से बचाए और हमारे हुक्मरानों को, हमारे अरबाब इक़्तिदार को, हमारे सियासतदानों को इतनी अक़ल दे कि वो आने वाले वक्त को अभी से पहचान लें। और आपके ऊपर फर्ज है कि आप ये चीज़ इशूज़ हाईलाइट करें, ये जो गरीब के इशूज़ है ना, वो जो गालिब ने कहा था, लिखते रहे जुनून कायात खून चका, हर चंद इसमें हाथ हमारे कलम हुए। मीडिया ने अपने बड़े हाथ कलम किए हैं, हमारे बड़े साथियों ने कोड़े खाए हैं, जेलों में गए हैं, मातूब हुए, ताने भी सुने, लेकिन हमारे मीडिया ने कोशिश यही की कि जो हकीकत है वो लोग, मगर आपकी पहुंच अब बहुत बड़ी है, यानी आप इमेजिन कर लें, बहुत बड़ी है, तो पहले से ज़्यादा, यानी गालिब के ज़माने का जो कलम था और आपके ज़माने का जो बहुत बड़ी कोशिश अपनी पूरी सी करते हैं। उनसे कहते हैं वेरी मच। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब किसी नशिस्त में बैठेंगे तो फिर इन्हीं मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। आपकी
अच्छी बाबरी का बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। डॉक्टर आरिफ अलवी, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। मुख्तलिफ मुतनव्व मौज़ूआत पर गुफ्तगू हुई है। टेलीफोन कॉलर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने टेलीफोन भी किया, थॉट प्रोवोकिंग बातें भी की। आपसे अब मेरी मुलाकात होगी जुमे को शाम में 7 बजे लाइव। उस वक्त तक के लिए